हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन QCS। और QCS के इस लेक्चर के अंदर हम आज बात करने वाले हैं लास्ट थर्ड पार्ट की, जिसमें हम पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन को करेंगे। हमारे पास हम 4 तरह का पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जिनमें से 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन मैं आपको करा चुका हूं। पहला जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था सोर्स पर, पॉलीमर कहाँ से मिल रहा है। दूसरा क्लासिफिकेशन जो था वो बेस्ड था स्ट्रक्चर पर, पॉलीमर के पर, वो कितने तरह का स्ट्रक्चर शो करता है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था पॉलीमराइजेशन प्रोसेस पर, कि कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू पॉलीमर्स बन रहे हैं। और ये लास्ट आपका जो क्लासिफिकेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर जो 2 पार्ट्स हैं बेसिकली उन 2 पार्ट्स से डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है। और वो 2 पार्ट्स कौन से हैं मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर से 101% क्वेश्चन पूछा जाता है और बेसिकली एक डिफरेंस पूछा जाता है। और वो क्या डिफरेंस होने वाला है वो मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो देखते हैं, हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन का, किसका, पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पार्ट थर्ड, जिसमें लास्ट क्लासिफिकेशन बचा है हमारा पॉलीमर्स का, जो बेस्ड है मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। हम अगर बात करें मॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा हो। पॉलीमर्स क्या हैं? पॉलीमर्स मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स? मोनोमर्स से मिलकर के बने हैं। तो उन मोनोमर्स के बीच में जो फोर्सेस लगे हुए हैं, उन फोर्सेस के बिहाफ पर हमने पॉलीमर्स को डिवाइड किया है 4 पार्ट के अंदर। कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स के अंदर किया है। और वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इलास्टोमर। पहला पार्ट क्या है? इलास्टोमर्स। किसके बिहाफ पर कर रहे हैं हम ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बिहाफ पर कर रहे हैं, कि इन पॉलीमर्स के अंदर कितने तरह के फोर्स मिलते हैं। मतलब मोनोमर्स जो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं उनमें कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं, उन्हीं के बिहाफ पर हमने इनको डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है 4 पार्ट्स में। पहला है इलास्टोमर्स। दूसरा जो हम करेंगे, दूसरा पार्ट है वो है फाइबर्स। थर्ड जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसे हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। और फोर्थ जो हम करने वाले हैं उसे हम बोलेंगे थर्मोसेटिंग। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो लास्ट वाले जो 2 टाइप्स हैं, बेसिकली इन 2 टाइप से आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। What is the difference between thermoplastic polymers and thermosetting polymers? 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, और 1 नंबर में भी डिफरेंस या डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो जब हम पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं किसके बिहाफ पर? बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बिहाफ पर। तो पॉलीमर 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला है इलास्टोमर, दूसरा है फाइबर्स, थर्ड है थर्मोप्लास्टिक, और फोर्थ है हमारे पास थर्मोसेटिंग। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें से एक एक करके इनको एक्सप्लेन करता हूं, समझा देता हूं आपको, तो आपको ऑटोमेटिकली ये लर्न हो जाएंगे। हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला जो पार्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं अभी यहां पर आपको शो करूंगा। सबसे पहले तो दीज पॉलीमर्स शो इलास्टिसिटी। सबसे पहला क्या है? दीज पॉलीमर्स शो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। क्या शो करते हैं ये पॉलीमर्स? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। हेंस
they are called elastomers। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स बोलते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि इनके मोनोमर्स के बीच में कौन से फोर्स होते हैं, तो हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, पॉलीमर चेन ऑफ इलास्टोमर्स, पॉलीमर चेन ऑफ elastomers are held together by, किसके थ्रू हेल्ड टुगेदर होती है वो, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम बोलते हैं वंडर वॉल फोर्सेस। क्या बोलते हैं, कॉल्ड वंडर वॉल्स फोर्सेस। मैं आपको साफ साफ इजी तरीके से बता रहा हूं, इलास्टोमर्स पहला टाइप है जो बेस्ड होता है मॉलिक्यूलर फोर्स के क्लासिफिकेशन पर पॉलीमर का, मतलब पॉलीमर का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जो कि बेस्ड है ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। उसके बिहाफ पर हमने पॉलीमर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें पहला जो टाइप है वो है इलास्टोमर। सबसे पहली बात आती है इलास्टोमर्स ही क्यों बोला, क्योंकि ये जितने भी पॉलीमर्स होंगे वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स बोलते हैं। और जो ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी किस वजह से होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए जो फोर्स लगा होता है वो वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। और सबसे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स हम किसे बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्स को बोलते हैं। इस इलास्टोमर के अंदर क्या होता है, जब हम किसी भी इलास्टोमर पॉलीमर को दोनों तरफ से इस ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या हो जाता है, इजीली स्ट्रेच होता चला जाता है। बट कुछ ऐसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं जो इसको स्ट्रेच होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। जैसे ही आप ये फोर्स यहां से हटाएंगे, फोर्स हटाते ही ये वापस क्या आ जाते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं, जो किसके अंदर होती है, इलास्टोमर्स के अंदर होती है। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स बोलते हैं, राइट। इलास्टोमर्स जो होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं और स्ट्रेची भी होते हैं। थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, दे आर सॉफ्ट एंड स्ट्रेची। स्ट्रेची मतलब आप इन्हें खींच सकते हैं, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट तक ही खींच सकते हैं, उसके बाद आप इन्हें नहीं खींच सकते। फिर जैसे ही आप ये फोर्स छोड़ेंगे तो ये वापस क्या आ जाते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। अब फोर्थ पॉइंट क्या याद कर सकते हैं आप, इनके एग्जांपल्स इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो वो आते हैं यहां पर। आप एग्जाम्पल अगर याद करें तो एग्जाम्पल आएगा, सबसे पहले आएगा नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है वो सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक रबर, राइट स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं वल्केनाइज्ड रबर। तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ब्यूना एस एंड ब्यूना एंड। ये इस इलास्टोमर्स के आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, इलास्टोमर्स क्योंकि कुछ ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनमें कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, उस इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से हमने इनका नाम दिया है क्या, इलास्टोमर्स। इन इलास्टोमर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स के थ्रू
बंधे हुए होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। कौन सा फोर्स है वो? वीक वंडरवाल फोर्स, जिसकी वजह से इनके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसे हम स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। अप टू ए सर्टेन लिमिट तक, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, एक सर्टेन लिमिट तक ही आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं फोर्स लगा करके, और जब आप वो फोर्स हटाएंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। इसीलिए इनका थर्ड पॉइंट क्या है कि ये सब क्या होते हैं? सॉफ्ट भी होते हैं और स्ट्रेची भी होते हैं। और एग्जांपल आप करेंगे नियोप्रीन, जो एक सिंथेटिक रबर है, वल्केनाइज्ड रबर, मतलब नेचुरल रबर को हम सॉफ्ट बनाने के लिए सल्फर के साथ या सल्फर के ब्रिजेस बना देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वल्केनाइज्ड रबर बोलते हैं। आगे कंसेप्ट आएगा, मैं इसको क्लियर करूंगा आपके लिए। और ब्यूना एस और ब्यूना एन से तो आप फेमिलियर हैं, आप जानते हैं कि ये ब्यूना एस और ब्यूना एन भी किस में आते हैं? रबर में आते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होंगे? इलास्टोमर्स का ही एग्जाम्पल होंगे। राइट स्टूडेंट्स, ये तो था पहला पार्ट, इलास्टोमर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरा जो हमारे पास था वो थे फाइबर्स। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का टाइप था वो है हमारे पास फाइबर्स। अब ये फाइबर्स क्या होते हैं? These polymers involve strong intermolecular force. सबसे पहला पॉइंट क्या है? These polymers involve strong intermolecular forces. जिन स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को आप क्या कह सकते हैं? आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट, मतलब ये वो पॉलीमर्स हैं जिन्हें हम फाइबर्स बोल रहे हैं। इनके जो मोनोमर्स हैं, उन मोनोमर्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा हुआ होता है। और वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगा। ऐसे पॉलीमर्स की टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होती है? हाई होती है। क्या होती है? दे हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। क्या होती है? हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। और दूसरा हम कह सकते हैं हाई मॉड्यूल्स होते हैं, एंड हाई मॉड्यूल्स, ये भी इनकी प्रॉपर्टी है। फाइबर्स की टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होती है? वो भी हाई होती है, और मॉड्यूल्स क्या होते हैं? वो भी हाई होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन पॉलीएमाइड्स चेन के बीच में, वो इन्हें क्या दे देते हैं? क्रिस्टलाइन नेचर दे देते हैं। इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? क्रिस्टलाइन नेचर होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट स्टूडेंट्स, फाइबर्स का क्रिस्टलाइन नेचर होता है, पॉलीमर्स का किसकी वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की वजह से। राइट, अब अगर हम बात करें तो ये पॉलीमर्स यूज कहां होते हैं? दीज पॉलीमर्स आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। देखिए, these polymers are used in textile industries। किसके अंदर? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं। स्ट्रॉन्ग रोप्स के अंदर यूज होते हैं। स्ट्रॉन्ग रोप्स एंड और भी कहीं जगह यूज होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? टायर कोड्स बोलते हैं।
टायर कोड्स एक्सेट्रा। आप देखते हैं ना, ये जो बड़े बड़े जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े जो टायर्स होते हैं, उनके कोड को बनाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? फाइबर्स यूज करते हैं। और एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा वो देखिए जरा। एग्जाम्पल आप करेंगे टेरिलीन। टेरिलीन को हम क्या बोलते हैं? टेरिलीन को हम क्या बोलते हैं? डेक्रोन। क्या बोलते हैं? डेक्रोन बोलते हैं। एक है हमारे पास ऑरलॉन, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। नायलॉन 6 भी फाइबर्स का ही एग्जाम्पल है, और नायलॉन 6 भी इसी का एग्जाम्पल है। राइट स्टूडेंट्स, टेरिलीन या डेक्रोन को आप पॉलिएस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिएस्टर। तो ये है आपका फाइबर्स। मैं आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं फाइबर को। फाइबर वो पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं इन्वॉल्व बॉन्डिंग में। कौन से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? हाई हो जाती है, और हाई मॉड्यूल्स हो जाते हैं। इसी वजह से इनका नेचर क्रिस्टलाइन हो जाता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इन पॉलीमर्स को हम यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, स्ट्रॉन्ग रोप्स के अंदर, और टायर्स के कोड बनाने के लिए। एग्जाम्पल टेरिलीन और डेक्रोन एक ही बात है, या आप इसे पॉलिएस्टर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑरलॉन। ऑरलॉन भी फाइबर्स सी को बोलते हैं। नायलॉन 6 भी फाइबर्स के अंदर ही आते हैं, और नायलॉन 6 भी फाइबर्स के अंदर ही आएगा। राइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, हमने 2 टाइप्स के बारे में कर लिया। क्लासिफिकेशन किस पे स्टार्ट किया था हमने? बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बिहाफ पर, जिसके बिहाफ पर मैंने आपको 4 तरह के पॉलीमर्स बताए थे, जैसे इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। और मैंने आपको यह भी बताया था कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों की तो डेफिनेशन पूछ ली जा सकती है, बट थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। 2 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, और 1 नंबर में भी किसी एक की डेफिनेशन या एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा। तो अब हम उन दोनों को जो करेंगे, हम उन दोनों को एक साथ कर लेते हैं डिफरेंस के साथ, ताकि आपको उनकी प्रॉपर्टी भी याद रहे और डिफरेंस भी याद हो जाए। तो मैं एक तरफ ले लेता हूं थर्मोप्लास्टिक, और दूसरी तरफ मैं ले लेता हूं थर्मोसेटिंग। राइट स्टूडेंट्स, यहां हम बीच में क्या कर लेते हैं? डिफरेंशिएट कर लेते हैं इन दोनों को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये बनते कैसे हैं, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग। तो अगर मैं थर्मोप्लास्टिक की बात करूं तो ये होते हैं फॉर्म बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन। और थर्मोसेटिंग की अगर मैं बात करूं, फॉर्म बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। राइट स्टूडेंट्स, ये तो है पहला डिफरेंस। आप कह सकते हैं कि जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं ना, वो किससे बनेंगे? एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनेंगे। और जो थर्मोसेटिंग होते हैं वो किससे बनते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हम लिख सकते हैं उसके बारे में, दीज आर लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स। ये जो होते हैं, दीज आर लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स। ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स होते हैं, जबकि
अगर मैं इनकी बात करूं थर्मोसेटिंग्स की, तो ये होंगे दीज आर क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। क्या होते हैं ये क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है, वो थर्ड पॉइंट क्या है थर्मोप्लास्टिक में? सॉफ्टन ऑन हीटिंग। ये क्या होते हैं? सॉफ्टन ऑन हीटिंग वाइल आप कह सकते हैं हार्ड ऑन कूलिंग। ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, अगर आप इनको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं। बट अगर आप इनको ठंडा करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। और थर्मोसेटिंग की अगर मैं बात करूं, दे नेवर सॉफ्टन ऑन हीटिंग। यहां क्या लिखेंगे आप? दे नेवर सॉफ्टन ऑन हीटिंग। ये हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होते। दे नेवर मेल्ट वंस सॉलिडिफाइड। इसी में आप लिख सकते हैं क्या? दे नेवर मेल्ट। कब? वंस सॉलिडिफाइड। वंस सॉलिडिफाइड। एक बार अगर आपने इनको बना दिया और बनाने के बाद अगर एक बार आपने इनको सॉलिड फॉर्म दे दी, तो ये वापस से सॉफ्ट नहीं होते या मेल्ट नहीं होते, चाहे आप इनको कितना भी हीट कर लीजिए। ओके, फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसमें? थर्मोप्लास्टिक में, दे कैन बी रीमोल्डेड एंड रिसाइकल्ड। दे कैन बी रीमोल्डेड और रिसाइकल्ड। मतलब थर्मोप्लास्टिक को आप दोबारा से रीमोल्ड कर सकते हैं या आप उसे क्या कर सकते हैं? रिसाइकल्ड भी कर सकते हैं। और अगर मैं थर्मोसेटिंग की बात करूं, दे आर नाइदर रीमोल्ड, दे आर नाइदर रीमोल्ड और नॉर रिसाइकल्ड। ना तो ये रीमोल्ड होते हैं और ना ये रिसाइकल्ड होते हैं। ये थे 4 डिफरेंस थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के बीच में। अब आपको एग्जाम्पल भी चाहिएगा, वो एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मैं थर्मोप्लास्टिक की बात करूं तो उसके अंदर क्या आता है? पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी एक्सेट्रा, ये तो है थर्मोप्लास्टिक। और अगर मैं थर्मोसेटिंग की बात करूं तो उसके अंदर आता है आपके पास एग्जाम्पल क्या? सबसे पहले आएगा बेकेलाइट, फिर आप लिख सकते हैं यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन, और एक और लिख सकते हैं आप क्या? एंड मेलेमाइन, फॉर्मल्डिहाइड, पॉलीमर या रेजिन। तो ये आपके एग्जाम्पल्स है किसके? थर्मोप्लास्टिक के और थर्मोसेटिंग के। ये हम स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जो कि बेस्ड है मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, आप ध्यान से देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। हम यहां क्या कर रहे हैं? हम यहां पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पॉलीमर्स का। किसके बिहाफ पर क्लासिफिकेशन किया हमने इनका क्लासिफिकेशन किया बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर, जिसमें मैंने आपको 4 तरह के पॉलीमर्स बताए: इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। जिसमें इलास्टोमर्स और फाइबर्स को मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं।
थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में डिफरेंस आता है बोर्ड के अंदर। वो डिफरेंस आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहला डिफरेंस है, थर्मोप्लास्टिक जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनते हैं और थर्मोसेटिंग जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स होते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग्स क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स के अंदर आते हैं। अगर स्ट्रक्चर में हम देखें तो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पर, सॉफ्टन ऑन हीटिंग वाइल हार्ड ऑन कूलिंग। बट अगर थर्मोसेटिंग्स की आप बात करें, दे नेवर सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड दे नेवर मेल्ट वंस सॉलिडिफाइड। एक बार आप इनको बना दें तो ये ना तो मेल्ट होते हैं और ना ही ये हीट करने पर सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट की, तो थर्मोप्लास्टिक को आप रीमोल्डेड भी कर सकते हैं और रिसाइकल्ड भी कर सकते हैं, बट थर्मोसेटिंग को ना तो आप रीमोल्ड कर सकते हैं और ना आप उसे रिसाइकल्ड कर सकते हैं। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो थर्मोप्लास्टिक के अंदर पॉलीथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन जिसे टेफ्लॉन बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम पीवीसी बोलेंगे, ये आते हैं। और थर्मोसेटिंग के अंदर बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्लासिफिकेशन, जो किस पर बेस्ड है आपका, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है सीधा सीधा सा मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। मतलब जितने भी 20 पॉलीमर्स आपने किए और उनके मोनोमर्स आपको याद हैं सबको, उनको हमने उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जिस तरह का फोर्स होता है उस फोर्स के बिहाफ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। इलास्टोमर्स में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स बोलते हैं। उनको स्ट्रेच किया जा सकता है, उनमें स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी भी होती है, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट तक ही उन्हें स्ट्रेच किया जा सकता है। जैसे ही आप उन पर अप्लाइड फोर्स को हटाएंगे वो वापस अपनी पोजीशन रीगेन कर लेंगे। ऐसे ही अगर मैं फाइबर्स की बात करूं तो फाइबर्स पॉलीमर्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होता है। कौन सा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, वो क्रिस्टलाइन नेचर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होते हैं। ये चीज आप याद रख सकते हैं। डिफरेंस हो जाएगा इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हैं। और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का डिफरेंस तो आपको ऑलरेडी आ ही गया होगा, क्योंकि हम सब पहले ही एक क्लासिफिकेशन कर चुके हैं जो किसके बिहाफ पर था, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बिहाफ पर था। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में, कि एक जो थर्मोप्लास्टिक है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाया जा रहा है और जो थर्मोसेटिंग है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपके पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन खत्म होते हैं इसी लेक्चर में। अब हम डिफिकल्ट पॉलीमर्स को लेंगे एक एक करके, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आने वाली नेक्स्ट लेक्चर्स और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। अगर आपको क्लासिफिकेशन में कोई डिफिकल्टी है या आपका कोई डाउट है तो आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। कहां पर, QCS के लिए। QCS आपके हर क्वेश्चन का आसान और इजी मेथड से जवाब देने वाला है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। और क्लासिफिकेशन के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको जितने भी ये जो आपने 4 क्लासिफिकेशन किए पॉलीमर्स के, आप उनको एग्जाम्पल्स के साथ ही याद रखें, क्योंकि ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके हर एग्जाम के लिए। चाहे वो आप CBSE का एग्जाम दें, चाहे वो नीट का एग्जाम दें, चाहे JEE मेंस या एडवांस का एग्जाम दें,
या और भी कोई एग्जाम आप अटेम्प्ट करें और उसके अंदर अगर पॉलीमर यूनिट आती है तो वहां से पॉलीमर यूनिट में यहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस 1 मार्क्स में पूछे जाने वाले हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर्स होते हैं वो कौन से पॉलीमर्स होते हैं स्ट्रक्चर के बिहाफ पर? क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकता है। क्या थर्मोप्लास्टिक को रीयूज और रीमोल्ड कर सकते हैं? यस, थर्मोप्लास्टिक को कर सकते हैं बट थर्मोसेटिंग को नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन, जो कि पार्ट 3 में आपने पढ़ा। लास्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ पॉलीमर्स, जिसके बिहाफ पर हमने 4 टाइप पढ़े: इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। सही से अच्छे से पढ़िए। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुड लक।